वेलकम टू माय चैनल एसी एरू हब। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ 2020 एंड 21 ऑफ जियोग्राफी। तो जो जियोग्राफी का पेपर है, सैंपल पेपर है, कैसा है, इजी है, हार्ड है, कैसे क्वेश्चंस है, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ओवरऑल जो है हम रिव्यू करेंगे कि कैसा है ये पेपर। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो इस वीडियो को पूरा देखना एंड बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लो यहाँ पे पैटर्न। आपको पता है 70 मार्क्स का पेपर होता है। यहाँ पे पैटर्न देख लो कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, कितने वर्ड्स के लिखने हैं, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, ये सारी चीजें देख लो। इस बार जो न्यू एडिशन है वो है कि यहाँ पे शॉर्ट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाला है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाला है। ठीक है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वैल्यू एडेड क्वेश्चंस में भी आप इंक्लूड कर सकते हो, तो वहां पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं वहां पे। एंड 5 मार्क्स के तो आते ही है। ठीक है, उसके बाद 5 मार्क्स के मैप्स भी आते हैं एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जो एमसीक्यू टाइप में होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है एंड अटेम्प्ट एनी 14 क्वेश्चन, कोई भी 14 क्वेश्चंस जो है आपको अटेम्प्ट करना है। तो इजी है इस बार का थोड़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, dash and dash density should be found out in order to get a better insight into a human land ratio। अच्छा, तो ह्यूमन लैंड रेशियो आपको तो फिजियोलॉजिकल जो अप्रोच है वो है ना। ठीक, मतलब आपको फिजियोलॉजिकल वो रेशियो बताना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ह्यूमन लैंड है तो यहाँ पे आएगा फिजियोलॉजिकल एंड यहाँ पे क्या आएगा, एग्रीकल्चरल, क्योंकि आपका लैंड का रेशियो बताना है, ह्यूमन का रेशियो, ह्यूमन लैंड रेशियो बताना है। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल आएगा एंड यहाँ पे एग्रीकल्चरल आएगा। ठीक है, तभी आप समझ पाओगे कि फिजियोलॉजिकल और जो है एग्रीकल्चरल लैंड की रेशियो क्या है, उनकी डेंसिटीज क्या है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटी शुड बी फाइंड आउट इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर इंसाइट इनटू अ ह्यूमन लैंड रेशियो। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला आंसर आपको क्लियर है, दैट इज ह्यूमन लैंड बोला है। तो अगर आपको आंसर नहीं भी आता, लैंड इज इक्वल टू एग्रीकल्चरल लैंड, ह्यूमन इज फिजियोलॉजिकल। ओके, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग अप्रोच इन अ सीक्वेंस ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट, ये आपको फर्स्ट चैप्टर जो आपकी वर्ल्ड वाली बुक है, ठीक है, जो फर्स्ट बुक है ज्योग्राफी की, वो आप निकाल लो। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एक बॉक्स बनी होगी, उसमें ये दे रखा है। तो यहाँ पे आपको बोला गया सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो किसके बाद क्या आता है। फर्स्ट चीज यहाँ पे देखो क्या होता है एक्चुअली। फर्स्ट हम शुरू करते हैं रीजनल अप्रोच से। ठीक है, मतलब हम एक वर्ल्ड को एज अ होल एक यूनिट लेते हैं, एक रीजन लेते हैं। मतलब हम सबसे पहले किन चीजों को देखते हैं, एक लार्ज पार्ट को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्मॉल स्मॉल पार्ट की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं रीजनल अप्रोच से। उसके बाद जो है हम जाते हैं जो है एरियल डिफरेंशिएशन। अब हम रीजन ले लिया हमने, रीजन इज आवर वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद हम गए एरियल डिफरेंशिएशन। अब हमें देखना है कि कौन सी जगह में क्या क्या खूबियां हैं। ठीक है, कहीं पे कॉपर अच्छे मिलती होगी, कहीं पे मिनरल्स अच्छे हैं, कहीं पे गोल्ड अच्छे हैं, कहीं पे कुछ और अच्छे हैं। ठीक है, कहीं पे फूड ग्रेन्स अच्छे हैं। तो हम क्या करते हैं, एरियल डिफरेंशिएशन करते हैं कि हर एक जगह की क्या क्या यूनिकनेस होती है। तो हम पहले रीजनल अप्रोच में जाते हैं, उसके बाद एरियल डिफरेंशिएशन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने क्या कर लिया, रीजन भी देख लिया, उसके एरियाज भी देख लिया। अब हमें क्या करना है, मैपिंग करना है और बाकी जो कंप्यूटराइज्ड काम करते हैं, ठीक है, जैसे मैपिंग वगैरह करना और बाकी जो चीजें करना। ठीक है, तो उस वो होगा हमारे लिए थर्ड स्टेज। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो है एक्सप्लोरेशन। ठीक है, ये शुरू होता है एक्सप्लोरेशन से, उसके बाद हम रीजन ढूंढते हैं, उसके बाद एरियल डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उसके बाद ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच आती है। ठीक है, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच जिसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आ गए हैं, बिहेवियरल अप्रोच, रेडिकल अप्रोच, कोई सोशल, कोई इकोनॉमिक को लेके जो है कंसर्न है। तो एजुकेशन कैसे होने चाहिए, हेल्थ एजुकेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी चाहिए कि नहीं, इन सारी चीजों में ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच जो है इट देन प्लेज द रोल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, एंड ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच के बाद हम क्या देखते हैं कि जो पोस्ट डेवलपमेंट है उन चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या आएगा आपका, फर्स्ट इज 2, उसके बाद है एरियल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशल, सो 2 3 1 4। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी विल बी द
करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, पारा पल्ला नगला धानी आर द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट्स? ऑफ कोर्स हैमलेटेड सेटलमेंट। इनको हम बोलते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट, ठीक है, जो कि गंगा वैलीज या फिर हिमालयन वैलीज वहां के आसपास जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ये आपको ह्यूमन सेटलमेंट वाले चैप्टर में मिल जाएगा इसका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Fourth question, examine which of the following problems are generally confronted by the village of South Asia। क्या है, देखो साउथ एशिया में ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स है जो ये फेस करते हैं वहां पे। तो एक एक करके देखते हैं कि ये फेस कौन कौन से करते हैं। लैक ऑफ फैसिलिटीज ड्यू टू हाई डेंसिटी। यस, तो हाई डेंसिटी की वजह से वैसे भी फैसिलिटीज कम नहीं होते, बट हम ये बोल सकते हैं हाई पॉपुलेशन की वजह से जो है लैक ऑफ फैसिलिटीज है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हाँ ये कुछ हद तक होती है, साउथ एशिया में इतनी ज्यादा नहीं होती, बट जो हम फिर भी थोड़ी बहुत होती है बट इतना नहीं होता। ऑकरेंस ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट्स, फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल। यहाँ पे आपको क्या बताने, देखो एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर जनरली कन्फ्रंटेड बाय द विलेजेस ऑफ साउथ एशिया। तो साउथ एशिया के जो विलेजेस है जनरली क्या प्रॉब्लम ज्यादा फेस करते हैं? ऑफकोर्स सी बात है, देखो फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स तो होगा नहीं, ठीक है, इस मतलब ये कैंसिल, ओके। उसके बाद देखो ये जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इतनी भी प्रॉब्लम फेस नहीं होती, ओके। उसके बाद विलेजेस में अब इतना हिट नहीं होता। एंड लैक ऑफ फैसिलिटीज ड्यू टू हाई डेंसिटी, लैक ऑफ फैसिलिटी वैसे भी नहीं है विलेजेस में, हाई डेंसिटी की वजह से सच कुछ नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? सी। तो जब आपको आंसर में कंफ्यूजन हो, आपको क्या करना है, कैंसिलेशन प्रोसेस अपनाना है, आपको कैंसिल करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कैंसिल किया कि कौन से के चांस कम है। तो एंड लास्ट में जो आंसर होगा दिस इज दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? ऑकरेंस ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट, ओके। दिस विल बी द आंसर, बिकॉज अगर आप साउथ एशिया में देख लो काफी ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे पानी का रीजन है ना, तो यहाँ पे फ्लड्स आते रहते हैं, ड्रॉट्स आते रहते हैं, बिकॉज इतने ज्यादा जो है यहाँ पे आपको धूप भी मिलेगा, ड्राई एरियाज भी मिलेंगे, साथ में फ्लड्स भी आते हैं। अगर हम हमारे इंडिया में भी देख ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मानसून का सीजन आता है तो मुंबई, असम, बिहार, इनका क्या हालत होता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो साउथ एशिया के जो भी कंट्रीज है जैसे इंडोनेशिया हो गया, तो इनको आप देख सकते हो, आपको न्यूज में भी दिखेगा कि इसमें फ्लड्स आते रहते हैं, ड्रॉट्स आते रहते हैं, इसी से जो है ये हिट होते हैं, ओके। उसके बाद बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्ड एट एनेबलिंग द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, फिशरीज एंड एफोरेस्टेशन। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द प्रोग्राम्स विच एम्स टू एनेबल द पॉपुलेशन टू कंजर्व वाटर। यहाँ पे भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा आंसर्स के साथ, देखो इसमें आंसर कैसे निकालना है। फर्स्ट तो इसको काटो, बिकॉज नर्मदा बचाओ आंदोलन इज नॉट समथिंग लाइक इरिगेशन, फिशरीज, एफोरेस्टेशन को कंजर्व करने के लिए, बट नर्मदा बचाओ नर्मदा नदी के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है नर्मदा बचाओ का कोई रेलेवेंस नहीं है। नीरू मीरू जो आंध्र प्रदेश में था ये जो है, एंड यहाँ पे जो है अरवारी पानी परिषद, ठीक है, जो राजस्थान में था, इनमें जो है ये बोला गया था कि आप जो है चेक डैम्स एंड वेल्स वगैरह जो है बनाओ, ठीक है। तो वहां पे बनाने की बात होती है, वहां पे कंस्ट्रक्शन करने की बात होती है, बट यहाँ पे जो हरियाली है, ठीक है, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, बिकॉज हरियाली जो है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, एंड इनका मेन एम है टू कंजर्व वाटर फ्रॉम फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, फिशरी। एंड अगर आपको नीरू मीरू या अरवारी पानी संसद से कुछ लग रहा होगा तो इसमें क्या था, इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स या फिर जो है ये सब बनाने की बात की गई है ताकि पानी को कंजर्व करा जा सके। बट हरियाली का मेन एम यही है टू कंजर्व वाटर, ठीक है, यहाँ पे कुछ रिकंस्ट्रक्शन करने की बात नहीं की गई है। ओके, सो दिस विल बी अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है सिक्स्थ, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू। एक तीन टाइप के वर्कर्स होते हैं, ठीक है। एक जो हो गए मेन वर्कर्स, मेन वर्कर्स जो 6 मंथ से 6 मंथ तक जो है काम करते हैं या फिर उससे ज्यादा काम करते हैं, तो 186 या फिर 185 डेज एंड और 6 मंथ्स, ठीक है। जो मार्जिनल वर्कर्स होते हैं वो लेस देन 6 मंथ काम करते हैं, ठीक है। नॉन वर्कर्स होते हैं उनको काम ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट विल बी की ए,
द मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स, ये तीनों टाइप के ही डिफ्रेंसिएशन होते हैं। बिकॉज यहाँ पे हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, इनका कोई जो है रेलिवेंस नहीं दिख रहा, तो आपका आंसर क्या होगा? मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज डेवलप्ड बाय महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक, MAHBUB, ठीक है, महबूब उल हक, HAQ, हक। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर वो नेगेटिव होता है तो उसको हम डेवलपमेंट नहीं बोलते, ठीक है, वो ग्रोथ हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हमें डेवलपमेंट का डेफिनेशन देना है, डिस्क्राइब करना है, तो हम यही बोल सकते हैं, इंक्रीज इन साइज नहीं होगा, कांस्टेंट इन साइज, ये दोनों ही नहीं होंगे। पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, ठीक है, पॉजिटिव चेंज, सिंपल चेंज इन क्वालिटी इज नॉट सच आंसर। सो बट पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी मीन्स हमेशा पॉजिटिव ही होगा तभी वो डेवलपमेंट होगा, अगर वो नेगेटिव हुआ तो वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये क्या होगा? पॉजिटिव चेंज इन इक्वालिटी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? तो देखो, कॉफी, सुगर केन, रबर, सारे ही आपके प्लांटेशन क्रॉप है। एक ही बच गया आपका वीट, यही होगा आपका आंसर। तो प्लांटेशन क्रॉप के एग्जांपल्स पढ़ लेना, वहां पे ये सारे नाम मिल जाएंगे। वीट कौन सी क्रॉप है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, खरीफ है या रबी क्रॉप है, ठीक है, बिकॉज ये प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। उसके बाद ये देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल सॉरी, दिस इज द मैचिंग, ठीक है, आपको यहाँ पे मैच करना है, कॉलम्स दे रखा है, तो कौन सा सही है इसमें आपको मैचिंग करके भी बता रखा है, बस आपको ऑप्शन में टिक लगाना है कि हाँ ये वाला सही है। तो फर्स्ट है चिकमागलुर। तो चिकमागलुर का क्या होगा? चिकमागलुर किसके लिए क्या मिलता है? तो अगर ये नहीं मिल रहा तो हम शुरू करते हैं दुर्ग से। दुर्ग का थोड़ा सा इजी है। दुर्ग जो है कहाँ पे है? इन दी छत्तीसगढ़, ठीक है, तो छोटा नागपुर एरिया का रीजन में पड़ता है, जहां पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है? आयरन ओर। तो दुर्ग हो गया आपका आयरन ओर के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपको आयरन ओर मिलेगा। उसके बाद अगर हम चले जाए कोरापुट, जो कि ओडिशा में है, ओडिशा में बॉक्साइट वगैरह सही मिलता है, तो ये हो गया बॉक्साइट के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे है सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम एस, आप ये याद रखना, सिंहभूम एस से शुरू होता है, एस फॉर सिंहभूम। कॉपर सी से शुरू होता है, सी फॉर कॉपर, एंड एस एंड सी थोड़ा सा मतलब ये दोनों अल्फाबेट जो है थोड़ा करीब के लगते हैं, ठीक है, मतलब एस एंड सी। तो सिंहभूम कहाँ पे? सिंहभूम में क्या मिलता है? कॉपर मिलता है, ओके, तो ये याद रखना, सिंहभूम इज फॉर कॉपर। उसके बाद लास्ट बच गया चिकमागलुर, दैट इज फॉर मैंगनीज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दुर्ग का मीन्स 3 से 1 का होगा, 2 से 4 से 2 का होगा। तो यहाँ पे कहीं 4 से 2 का है। यस, दिस विल बी योर आंसर, आंसर ए। तो ये होगा आपका आंसर जो सही है। सिंहभूम में जो है कॉपर मिलता है, दुर्ग में आयरन और, कोरापुट में बॉक्साइट एंड चिकमागलुर में मैंगनीज, ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। ये आपको जो मिनरल वाला चैप्टर है वहां पे मिल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट फॉर द क्लीन? ये होगा नमामि गंगे, ठीक है, नमामि गंगे। तो आई डोंट नो ये आपके चैप्टर में है कि नहीं, इफ एनीवन नो, कि किसी को अगर पता है कि ये चैप्टर में से है, सो प्लीज डू लेट मी नो। चैप्टर का नाम नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, बिकॉज आई थिंक ये आउट ऑफ दिस रिसेंट का कुछ दिया हुआ है इन्होंने, बिकॉज मुझे चैप्टर में नहीं दिखा। तो अगर कुछ चैप्टर में इंक्लूडेड है, सो प्लीज डू लेट मी नो द नेम ऑफ द चैप्टर, किस चैप्टर में दे रखा है। ऑल्दो इसका आंसर क्या होगा? नमामि गंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, द आउटसोर्सिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग? केपीओ, केपीओ में क्या होता है? नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। देखो, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता, निकालना कैसे इसको? नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, देखो ये लीगल प्रोफेशन है नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये लीगल प्रोफेशन नहीं है, लॉयर्स का काम नहीं है, ठीक है, तो ये तो हो गया, नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे हम पेटेंटिंग कराते हैं, ठीक है, किसी के नाम में पेटेंटिंग कराते हैं, कॉपीराइट वगैरह का काम, तो ये भी नहीं लग रहा हमें थोड़ा सा कि नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का कोई काम है, ठीक है। ई लर्निंग, ई लर्निंग तो टीचर्स के काम हो गए, ठीक है, तो ये केपीओ क्यों बोलते हैं इसको। एक ही बच गया, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन,
जो कि है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है, ये केपीओ का काम होता है। एक होता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, एक होता है नॉलेज प्रोसेसिंग। यहाँ पे नॉलेज को प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज इज देयर एंड दिस इज नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। उसके बाद देखो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 13, रिलेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फाउंड इन कटंगा जैम्बिया रीजन। एक ही इसका कारण हो सकता है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर इन एबंडेंस। कटंगा जैम्बिया प्लेटू रीजन जो है, यहाँ पे कॉपर बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है, एंड वहां पे जो है लोग काम करने जाते हैं, एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस देयर इज हाई डेंसिटी। तो वहां पे हाई डेंसिटी इसलिए बढ़ा है बिकॉज वहां पे लोग जो है माइनिंग वगैरह का काम होता है, तो लोग जाते हैं, तो कॉपर एबेंडेंस में वहां पे मिलता है, ठीक है। बाकी जो है फॉरेस्ट रिसोर्स, क्लोज सोशल टाइज, ये फालतू के सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ये एक भी नहीं होगा, ठीक है। नेचुरल ब्यूटी, काहे की नेचुरल ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी जो है, कहा की सीनिक ब्यूटी, उसकी होगी अवेबिलिटी ऑफ कॉपर इन एबेंडेंस। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, इफ अ कंट्री इज हैविंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ यूथ पॉपुलेशन इट वुड मीन। यूथ पॉपुलेशन अगर ज्यादा है, ठीक है, मतलब क्या होगा, यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्या होगा, पॉपुलेशन इज यूथफुल, ऑफकोर्स सी बात है, यूथफुल होगी पॉपुलेशन और हाई बर्थ रेट होगा। सही बात है, ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है दिस विल बी राइट, बिकॉज जो यंग पॉपुलेशन है अगर वो ज्यादा है तो इसका मतलब ऑफकोर्स सी बात है जो पॉपुलेशन है उस कंट्री में वो यूथफुल है एंड हाई बर्थ रेट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, एज एंड स्किल सिलेक्टिव माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज हैज नॉट अफेक्टेड एडवर्सली टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट। क्वेश्चन में बोला गया विच हैज नॉट अफेक्टेड एडवर्सली, तो हमें निकालना है कि क्या फिर इफेक्ट करता है, ठीक है, एडवर्सली। तो हमें नॉट निकालना है, बट हमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में देखना है तो फिर क्या क्या इफेक्ट करता है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। एज एंड स्किल सिलेक्टिव माइग्रेशन, ठीक है, इससे क्या होता है, जब माइग्रेशन होता है पर्टिकुलर एज से एंड स्किल से सिलेक्टिव, ठीक है। अगर हम एज देख ले तो मान लो कोई एक सिलेक्टिव एज है, इसी उम्र के जो लोग हैं, यही स्किल रखने वाले लोग हैं जब बाहर जाते हैं, ठीक है। मान लो हम बोल दिया गया कि 20 से 50 की उम्र के जो भी लोग हैं जिनको लेबर का काम आता है वो उसको शहर में जो है काम मिलेगा, तो सारे माइग्रेट करेंगे, उससे क्या होगा, डाउनफॉल रिकॉर्डेड इन वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन में ऑफकोर्स ही बात है इफेक्ट तो पड़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि वहां के वर्किंग पॉपुलेशन ही चले जाएंगे। द होल बर्डन ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क हैज टू बी डन बाय ओल्ड पॉपुलेशन, यस, बिकॉज ओल्ड पॉपुलेशन को बाहर नौकरी नहीं मिलेगी, तो ओल्ड पॉपुलेशन पे जो है सारा एग्रीकल्चरल ओल्ड पॉपुलेशन पे जो है सारे एग्रीकल्चरल वर्क का बर्डन आ जाएगा। ओल्ड पीपल एंड वेमेन आर लेफ्ट बिहाइंड, यस, इसमें भी फर्क जो है पड़ेगा। बैलेंस इन एज एंड सेक्स कंपोजिशन, ये एक ऑप्शन है जिसमें कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। एज एंड सेक्स कंपोजिशन, इसमें क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, आप कहीं माइग्रेशन में जा रहे हो तो एज एंड सेक्स कंपोजिशन की क्या मतलब वो है, ठीक है, इसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि इनमें पड़ेगा, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर, बैलेंस इन एज एंड सेक्स कंपोजिशन, ठीक है। तो एक तो जो है ये यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है इसमें एडवर्सली इफेक्ट होगा, इसी में इतना एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इतनी ज्यादा एडवर्सली इसमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ओके, उसके बाद देखो जो है ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ये फर्स्ट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, एंड आपको यहाँ पे जो है एक बोला गया पोल्यूशन के ऊपर है, ठीक है, थोड़ा सा हम देख ही सकते हैं इसमें, पोल्यूशन के ऊपर है, दौराला के ऊपर है जो मेरठ में है, एनजीओ के बारे में बात की गई है, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के बारे में बात की गई है, ठीक है, और क्या क्या है देखो, ऐसे करके थोड़ा बहुत लाइट में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद और क्या क्या बात की गई है, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड अदर स्टेक होल्डर्स, इनकी बात की गई है। एंड यहाँ पे और देखो यहाँ पे जो है, ठीक है, ब्रॉट ईयर 2003, एंड यहाँ पे और कंटेंट हैवी मटेरियल मेटल्स, तो यहाँ पे ओवरऑल जो आप चीजें यहाँ पे देख सकते हो, रेन वाटर, तो यहाँ पे आपको एक ओवरऑल जो है ओवरव्यू मिल गया होगा। क्वेश्चंस देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज फेस्ड बाय द पीपल ऑफ दरोला। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम वाटर की बात कर रहे थे, ग्राउंड वाटर की बात चल रही थी यहाँ पे, एंड बाकी जो है कंटेमिनेशन की बात चल रही थी, तो यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन की बात चल रही है। विच प्रोसेस लेड टू कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन किससे हुआ था, कंटेमिनेशन हुआ था यहाँ पे
पे मेटल्स की वजह से, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने मार्क किया ना, हैवी मेटल्स की वजह से। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, लीचिंग। हैवी मेटल्स वगैरह जब जिससे कंटेमिनेट हो जाता है, उससे ये हुआ था। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन एज सस्टेनेबल सोल्यूशन? सस्टेनेबल सोल्यूशन के रूप में क्या लिया गया है यहाँ पे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है यहाँ पे हुआ था। एंड उसके अलावा जो है और क्या क्या लिए गए? एनहांसमेंट ऑफ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, यस ये वाला हुआ था। देखो मैंने यहाँ पे दो चीजें मार्क की थी, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स ये सब बनाए गए थे, एंड यहाँ पे और एक जो है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन हुआ था, और एक यहाँ पे कहीं पे था, दैट इज देखो यहाँ पे लीचिंग आपको मिल गया। यहाँ पे लीचिंग टू द ग्राउंड वाटर टेबल वाज आल्सो बीइंग यूज्ड। यहाँ पे देखो ओवरहेड टैंक कैपेसिटी इन द विलेज वाज एनहांस्ड, एंड ये वाला जो लाइन है आपका पूरा इसमें आंसर आएगा, ठीक है। ये देखो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। सो दिस इज कि इसमें क्या आंसर होगा? वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है इसको एनहांस कर दिया गया। तो ये जो सारे आंसर है आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। विच वाटर कंजर्वेशन यूज? तो यहाँ पे होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यूज किया गया था टू विच विल हेल्प इन डाइल्यूटिंग द कंटेमिनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर की कंटेमिनेशन को रोकने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जो है इन्होंने किया था, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। उसके बाद सेकंड जाते हैं, दिस इज अ पिक्चर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाला पार्ट था चैप्टर 1 में होगा या फिर चैप्टर 2 में होगा इंडिया बुक में। ये काफी बार आता है, इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें जो क्वेश्चंस है ये मतलब रिपीट ही होती है इसमें। हाउ डज द नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑकर एज पर द ग्राफ? नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन कब कैसे हम देखते हैं? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है। दिस इज नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। आपको ग्राफ देखने की भी जरूरत नहीं है। व्हाट डज द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज टू लो फ्लक्चुएटिंग स्टेट इन स्टेज इंडिकेट? तो यहाँ पे क्या होगा? शिफ्ट फ्रॉम रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी टू अर्बन इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी। कैसे ये जो है हाई बर्थ रेट टू लो बर्थ रेट से लेके हाई बर्थ रेट में गए, ये जो ट्रांजिशन हुआ था, शिफ्ट हुआ था, ठीक है। ठीक है, ये किससे हुआ? जब एग्रेरियन सोसाइटी से, एग्रेरियन इकोनॉमी से ये कहां पे गए? अर्बन इकोनॉमी में जो है ट्रांजिशन हुआ डेमोग्राफी का, ठीक है। From the graph, the condition can you refer about the developing country? High birth rate and high death rate. क्या होगा इसका आंसर? High birth rate। उसके बाद सी है, फ्रॉम द गिवन ग्राफ व्हाट कंडीशन कैन यू इन्फर अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज? जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अब क्या हो गया है, जैसे जैसे अर्बनाइज्ड स्ट्रक्चर में आते जा रहे हैं, अर्बनाइज्ड इकोनॉमी में आते जा रहे हैं, हाई बर्थ रेट हो गया, लो डेथ रेट हो गया, ठीक है। तो ये वाला आपका होगा आंसर। तो आप अगर बुक पढ़ लोगे इसको, आपको बहुत आसानी से आप कर लोगे ये। इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टेक प्लेस? इन दी स्टेज 2। यहाँ पे जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, एंड ये पिक्चर में भी आपको दिख जाएगा। से दिस पिक्चर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सपैंडिंग, ठीक है, हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज। तो यहाँ पे जो है एक्सपैंड हो रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। सो इंक्रीज, नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन यहाँ पे है, देख लो। एंड जो है एक्सपैंडिंग कहाँ पे हो रहा है? सेकेंड स्टेज में, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर। उसके बाद 17th क्वेश्चन जो है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो ग्राफ है तो उसी को ये क्वेश्चन फॉर्म में अलग से दे रखा है। वाई आर फर्टिलिटी मोर्टेलिटी रेट्स हाई इन दी स्टेज, तो इसमें आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो ये सब देख सकते हो। हाई फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट उस टाइम में क्यों था? बिकॉज ये होगा सेकंड आंसर, पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपेंसेट फॉर द डेथ्स। ये मैंने आपको बताया था वीडियो में चैप्टर पढ़ाने के दौरान कि पीपल उस टाइम में ज्यादा डेथ होती थी, इसलिए उसको कंपेंसेट करने के लिए ज्यादा बर्थ भी होती थी। व्हाट लेड टू द डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट इन दिस सेकंड स्टेज? ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन। ये सब जो हुआ था उस टाइम में, ये होगा इनका आंसर। एंड उसके बाद देखो इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन, यही होगा इसका आंसर। उसके बाद व्हाई डज फर्टिलिटी रेट शो अ डिक्लाइन ट्रेंड इन द थर्ड स्टेज? तो थर्ड स्टेज में जो है फर्टिलिटी क्यों कम हो गई? बिकॉज द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज्ड एंड टेक्निकल नो हाउ। तो अर्बनाइज की तरफ जा रहे थे, इसलिए हो गया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन सेकेंड स्टेज। उसके बाद बढ़ते हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में।
तो यार अभी तक मैं जो समझ पाई हूँ, जो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन था एमसीक्यू का, एंड 3 मार्क्स का जो आपका आया ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, इजी था, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है थोड़े से ट्रिकी है, मतलब इतने भी शॉर्ट, मतलब इतने भी जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है, अगर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है अच्छे से अटेम्प्ट करना है, मीन सारे सही करना है, तो आपको बुक के हर एक पन्ने को जो है, हर एक वर्ड को है पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज बहुत अंदर से चीजें जो है दी गई है, डायरेक्ट सवाल जो है इसमें नहीं पूछा गया है। सो अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, जो फर्स्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन है एमसीक्यूज, एंड जो क्वेश्चन जो आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, उसके लिए जो है आपको बुक का हर एक पन्ना पढ़ना पड़ेगा, हर एक डब्बा पढ़ना पड़ेगा, बॉक्सेस पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज उसमें काफी इन डेप्थ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे से उसको करना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिफाई द हाई डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन इन इंडिया। हाई डिमांड क्यों होती है वाटर की इरिगेशन के लिए? बिकॉज यहाँ पे जो है मॉनसूनल, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है, हम कह सकते हैं मॉनसूनल यूनिफॉर्मिटी नहीं है, क्योंकि कभी बारिश होती ही नहीं है किसी जगह पे, कभी जो है बहुत बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, कभी ड्रॉट पड़ जाता है, मॉनसून कभी होता है कभी नहीं होता है, तो एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है, जिसकी वजह से हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ जाती है। सेकंड चीज ये होगा कि कुछ जो है ऐसे क्रॉप्स है, जैसे राइस हो गया, सुगर केन हो गया, जूट हो गया, उनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो दे नीड हाई इरिगेशन, ठीक है, जिससे प्रोडक्टिव इरिगेशन हो सके। तो प्रोडक्टिव इरिगेशन के लिए चाहिए मॉनसूनल जो है यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसके लिए जो है इरिगेशन चाहिए। थर्ड थिंग ये होगा कि जैसे HYV सीड्स एंड जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं, उसके लिए भी पानी चाहिए होता है, इरिगेशन के लिए पानी चाहिए होता है, ठीक है, तो इस वजह से इरिगेशन के लिए जो वाटर है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, स्पेशली इन दी नॉर्थ इंडिया साइड, ठीक है, जो पंजाब हरियाणा साइड में हो गया, बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। उसके बाद जो और में एक क्वेश्चन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कंसिडर्ड एज लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग वाटर रिसोर्स। देखो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर जो है लिखना है, क्यों ये इको फ्रेंडली है, लो कॉस्ट है, 3 मार्क्स में है, तो आप बुक से अच्छे से 3 मार्क्स बना सकते हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज हो जाते हैं, जो कंटेमिनेशन है उसको रोकते हैं, उसके बाद जो है सॉइल इरोजन इनको रोकते हैं। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, बस आपको रेन वाटर को हार्वेस्ट करना होता है। अगर आप एक बाल्टी लेके भी रेन वाटर को सेव कर लोगे, ठीक है, या फिर आपके जो रूफ है उससे भी अगर एक पाइप निकाल के या फिर कुछ ऐसे निकाल के जो है आप लगा लोगे, जिससे आपका रेन वाटर हार्वेस्ट हो सके, तो उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती, ना ही ज्यादा पैसे लगते हैं, ना ही ये किसी को हार्म करते हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस इज लो कॉस्ट ऑल्सो एंड इको फ्रेंडली टेक्निक ऑल्सो, ठीक है, जिसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती, ज्यादा पैसे भी नहीं लगते, बट ये इको फ्रेंडली है, ठीक है, जिससे आपका जो पानी है वो बचेगा भी, और जो है हेल्पफुल भी होगा, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। उसके बाद है 19, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूरल सेटलमेंट अर्बन सेटलमेंट। रूरल एंड अर्बन की इकोनॉमी, एक प्राइमरी, रूरल में जो है प्राइमरी मोड ऑफ इकोनॉमी है, जहाँ पे जो है हंटिंग फिशिंग एग्रीकल्चर चलता है, एंड अर्बन सेटलमेंट में जो है एकदम मार्केट, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी ज्यादा होता है, ठीक है। रूरल एरिया जो है वो हिंटरलैंड की तरह काम करता है, जबकि अर्बन एरिया जो है वो मार्केट है। मार्केट जो है, अर्बन एरिया में सारे मार्केट होते हैं, वहां उन मार्केट में सामान कहाँ से आती है, रूरल एरिया से आती है, ठीक है। अगर कभी एक्सपोर्ट कराना होता है, ठीक है, तो जो पोर्ट्स होते हैं उसके हिंटरलैंड कौन कौन से होते हैं, जो रूरल एरियाज होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस आप और भी लिख सकते हो इन दी टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, ठीक है, वहां पे फैसिलिटीज कम है रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में फैसिलिटीज ज्यादा है, ठीक है, ये सारी चीजें जो आप लिख सकते हो। एंड और एक लिख सकते हो सोशल टाई कैसे होती है, कि रूरल एरिया में जो है लोग एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, बट अर्बन एरिया में जो है फास्ट लाइफ होती है, लोगों के लिए पास इतना टाइम नहीं होता, तो ये सारी चीजों को आप लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस विल बी योर डिफरेंस, काफी कुछ इसमें लिख सकते हो, आपके बुक में भी आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं, एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन ज्योग्राफी इन द अर्ली 20th सेंचुरी हैज बिकम मोर इंटीग्रेटिव एंड इंटरडिसिप्लिनरी इन इट्स अप्रोच। बहुत ही ज्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये। एंड इसमें क्या आएगा, देखो, इसमें ये बोला गया 20th सेंचुरी में ये बहुत ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी क्यों बन गया ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आपका जो फर्स्ट बुक है,
ठीक है, वर्ल्ड वाली बुक, उसमें फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन जियोग्राफी का निकालो, लास्ट में जो है देखना स्कोप एंड जो आपके सब्जेक्ट्स जो है डिसिप्लिन एंड उनके स्कोप क्या है, वो जो चीजें हैं उसको लिख देनी है, क्योंकि अब जो है पॉलिटिकल के ऊपर भी जो है स्टडी की जाती है जो जियोग्राफी के अंडर है। उसके बाद जो है एपिडेमियोलॉजी है, जो डेमोग्राफी है जिसमें पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है, अर्बन प्लानिंग एंड क्या कुछ नहीं है, ठीक है। सो इसलिए ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है बहुत ज्यादा इंटीग्रेटिव हो गया है, काफी कुछ इसमें ऐड हो गया है, ठीक है। तो जितने भी डिसिप्लिन है जो आप देखना अप्रोच स्कोप्स एंड वो जो लास्ट में जो टॉपिक है ह्यूमन जियोग्राफी का, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 21, सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन। कुछ कंट्रीज में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई क्यों होता है, इसके 3 रीजंस जो है आपके बुक में भी है, जो आपके इंडिया वाली बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। क्या क्या 3 रीजन है। फर्स्ट इज तो ये कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसा है, मतलब गवर्नमेंट सोशल सेक्टर पे कैसे खर्च करती है, उनकी एजुकेशन कैसा है, वेलफेयर के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, वहां पे हॉस्पिटल्स एंड अदर मेडिकल फैसिलिटीज कैसे है, वेलफेयर के लिए जो है चीजों को देखी जाती है, ठीक है। तो अगर वेलफेयर सही होगा, एजुकेशन अच्छा होगा, सोशल फैक्टर अच्छा होगा, तो सब कुछ सही होगा। जैसे हम केरल में देख सकते हैं एजुकेशन लेवल इतनी हाई है, ठीक है, वहां पे इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज्यादा है। उसके बाद अगर हम देख ले, सेकंड थिंग इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, जैसे वहां पे स्टेबिलिटी है कि नहीं, कैसे फॉर्म का गवर्नमेंट है, लोगों को फ्रीडम है कि नहीं, राइट टू वोट है कि नहीं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है कि नहीं, ये सारे देखे जाते हैं। उसके बाद थर्ड थिंग ये होगा कि कुछ ऐसे कंट्रीज थे, सॉरी कुछ ऐसे स्टेट्स थे, जैसे हमारे हो गए वेस्ट बंगाल हो गया, या फिर हमारे यहाँ पे जो है मुंबई हो गया, एंड काफी सारे ऐसे जगह है जहाँ पे पहले पोर्ट्स थे, या फिर ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहुत ज्यादा, यूरोपियंस ने उन्हें बहुत ज्यादा महत्व दिया था, तो पहले से ही बहुत ज्यादा डिमांड में थे एंड पहले से ही बहुत ज्यादा डेवलप थे, ठीक है। एंड कुछ जो स्टेट है जैसे बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, ये सारी जो जगह हो गई, यहाँ पे इतना ध्यान जो है नहीं दिया गया, ठीक है, इंपीरियल पावर्स वहां पे नहीं आए थे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो पहले से ही पिछड़े हुए हैं, इसलिए इनमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इतना ज्यादा नहीं है। बट कुछ जो थे जिनमें ज्यादा फोकस किया गया था वो ऑलरेडी डेवलप थे, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद एक्सप्लेन, और में एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 अप्रोचेस टू स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट इन दी वर्ल्ड। क्या 3 अप्रोचेस लिख दो यार। इनकम अप्रोच है, हम इनकम अप्रोच देखते हैं, वेलफेयर अप्रोच है, बेसिक नीड्स अप्रोच है जो आईएलओ ने दिया है, ठीक है, कि हमें बेसिक 6 बेसिक नीड है, हेल्थ, एजुकेशन, फूड सप्लाई, ये सारी है। वेलफेयर अप्रोच है, कैपेबिलिटी अप्रोच है, ठीक है। तो ये सारी जो है अप्रोचेस है, आप कोई भी इसमें से 3 लिख सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं 22 क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन मॉडर्न इकोनॉमी प्ले अ रोल, डिराइव इज इम्प्लीकेशन फॉर सच इकोनॉमी। सर्विस सेक्टर के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो आपको सर्विस सेक्टर के ऊपर लिखना है। टर्शियरी टर्शियरी जो चैप्टर है आपका, ठीक है, टर्शियरी एक्टिविटी टाइप का जो चैप्टर है आपके वर्ल्ड बुक में आपको मिल जाएगा, 7 चैप्टर है आई थिंक। तो वहां पे आपको सर्विस के बारे में मिल जाएगा। सर्विस आर एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। आजकल के जमाने में सर्विस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट, मतलब इसमें क्या होता है, आप सर्विस मतलब क्या होता है, आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज जो होती है, सेल्स की फैसिलिटीज होती है, ठीक है, एजुकेशन की फैसिलिटी, जो टीचर है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, तो ये सारे क्या कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, रिक्रिएशन फैसिलिटीज के लिए जो है, बिजनेस सर्विस हो गया। तो आजकल सब कुछ एक सर्विस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, हर एक सेक्टर जो है एक सर्विस है। तो सर्विस सेक्टर में अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है, एंड डेवलपमेंट हो रहा है इसका। तो जैसे एजुकेशन हो गया, फिर हेल्थ में जो फैसिलिटीज हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, ठीक है, बिजनेस सेक्टर हो गया, इसमें काफी ज्यादा जो है अब ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहा है सर्विस सेक्टर। तो आपको वो टर्शरी एक्टिविटी वाला जो चैप्टर है उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सर्विस सेक्टर एक अलग सा टॉपिक है उसमें। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द इकोनॉमिक कंसिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन। इकोनॉमिक कंसिक्वेंस क्या होता है माइग्रेशन का,
देखो, दो टाइप के इकोनॉमिक जो है इसमें हो सकते हैं माइग्रे एक तो देखो, इसमें कंसिक्वेंस दो टाइप के हो सकते हैं। कैसे? एक तो रेमिटेंस जो है मिलता है, जैसे कोई इंटरनेशनल लेवल से जो रेमिटेंस आती है, जैसे आपके कोई भी मान लो आपका कोई भी रिलेटिव जो है वहां पे फॉरेन में रहता है, वहां से आपको पैसे भेजता है, रेमिटेंस भेजता है, तो जो पैसे आपके पास आते हैं वो क्या हो गए, थोड़े हाई वैल्यूज होते हैं उनके, ठीक है, बिकॉज वो फॉरेन रेमिटेंस है, ठीक है, हमारे पास जो है फॉरेन जो फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है। तो ये हो गया, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक कंसिक्वेंस है माइग्रेशन का, ठीक है, जिससे हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज होता है, ठीक है। एंड जो फॉरेन एक्सचेंज आप किस में यूज करते हो, खाना खाने में, जैसे भैया ने आपको पैसे भेजे, किस लिए भेजे, ताकि आप यहाँ पे स्कूल में जो है वो पैसे लगा पाओ, ठीक है, पढ़ने के लिए लगा दिया। तो इससे क्या होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है आप इंडिया में उसको यूज करते हो। ओके, तो ये एक हो गया इसका इकोनॉमिक कंसिक्वेंस। बट कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे इंडिया में जो है किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं और वहां से उन्होंने पैसे भेज दिया, ठीक है, मतलब आप बिहार में रहते हो, आपके पापा जो है यूपी में रहते हैं, तो यूपी से जो है उनको उन्होंने आपको बिहार में पैसे भेजे, तो उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट जो रेमिटेंस फॉरेन एक्सचेंज की रेमिटेंस आती है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, मतलब हमारे इंडिया में उससे फॉरेन वो आते हैं, रेमिटेंस आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज आता है। इन चीजों को लिख सकते हो, ठीक है, 5 मार्क्स का है ये, आई थिंक ये 5 मार्क्स का नहीं देना चाहिए था, ठीक है। तो इसके साथ आप कुछ जो है नेगेटिव फैक्टर्स भी डाल देना कि होते हैं, बट इससे ओवर क्राउडिंग भी होता है, ठीक है, और बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे हमारे यहाँ से जो ह्यूमन कैपिटल है वो ही चला जा रहा है, ठीक है, कि जितना भी फॉरेन से पैसा आए, बट जो इंडिया की जो माइंड है या फिर इंडिया का जो ह्यूमन लेबर है, ह्यूमन कैपिटल है, वो बाहर जा रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीजें भी आप इसमें डाल देना, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, क्रिटिकली एनालाइज द सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स that are being experienced by the implementation of the integrated tribal development project of Bharmar. So Bharmar में ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हुआ था, ये मैंने आपको चैप्टर में भी समझा रखा है, क्या बेनिफिट्स थे, क्या एम्स थे एंड ऑल दिस थिंग। फिर भी सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हुए, वहां पे जो लोग हैं एजुकेशन में एंड अदर फील्ड्स में, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा तरक्की हुई थी। लोग जो है अभी इकोनॉमिक प्लांटेशन करने लग गए हैं, ठीक है, उन्होंने हार्डिंग वगैरह छोड़ दी है, प्लांटेशन की तरफ जा रहे हैं। जो उनका सेक्स रेशियो है वो भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया है, लोग ज्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको लिखना है, ओके। उसमें जो है फूड ग्रेन्स वगैरह उगा रहे हैं वो, ये सारी जो डिटेल में है आपको बुक में मिल जाएगी, मैंने भी चैप्टर में जो है समझा रखा है, उसको आप जाके देख सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको एक जिस्ट दिया, ठीक है, इसको आप प्रॉपरली लिख सकते हैं। एंड आपको जो है नोट्स भी मिल जाएंगे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के नीचे, वहां से भी जाके आप देख सकते हो। और में एक क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द मेजर्स टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया। ये भी क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया का जो है क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें जैसे पॉइंट्स थे कि स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी आगे जाएगा, उसके बाद जो है क्रॉपिंग पैटर्न शैल नॉट इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को यूज नहीं करना, ठीक है, सीएडी प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया था। उसके बाद जो है द एरिया अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, ठीक है, उनको रिक्लेम कर देना चाहिए एंड इकोनॉमिक इको डेवलपमेंट होना चाहिए। ये सारे जो पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स आपको अच्छे से लिखने हैं एंड इनको आपको अच्छे से जो है समझाना है, ठीक है। तो आप कनाल कमांड एरिया का पहले जो है इंट्रो दे सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हो एंड क्या क्या मेजर्स लिए गए थे, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ये दोनों जो और में क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। एंड यहाँ पे जो है इकोनॉमिक कंसिक्वेंस की जगह ये भी पूछ सकते हैं, जो माइग्रेशन के क्या कंसिक्वेंस है वो लिखो, ठीक है। सर्विस सेक्टर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। उसके बाद जो है हमने देखा 25 का देखना है, क्वेश्चन नंबर 25, सब्सटेंशिएट द एविडेंस टू प्रूव दैट सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो आपका
शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, इनके बारे में आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ लिखना है, तो ये आपका जो है ये आंसर बन जाएगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, उसके बाद जो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्रॉप क्या होते हैं, ठीक है, उनकी एग्रीकल्चर क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में लिखना है। आपका जो वो चैप्टर है आपके वर्ल्ड बुक में वो जो चैप्टर है 5th चैप्टर आई थिंक, उसमें आपको ये मिल जाएगा। एंड और में जो क्वेश्चन है, हाईलाइट द फीचर ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, ठीक है, प्रैक्टिस एंड इन डेवलप, तो कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बट 26 क्वेश्चन है, एनालाइज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बन सेटलमेंट। सो अर्बन सेटलमेंट में क्या दिक्कत आती है, फर्स्ट तो ये दिक्कत आती है दैट इज सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है, सोशल कल्चरल प्रॉब्लम्स, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, बिकॉज जिनके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो उनके पास क्या होता है, जो पुअर है, जो अर्बन पुअर है, वो एजुकेशन नहीं दिला पाते, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती, या फिर जब ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो अदर हेल्थ फैसिलिटीज की, सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है, ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, जब जॉब नहीं मिलती या फिर ड्यू टू कंपटीशन और अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, जो माइग्रेशन होता है जिसकी वजह से बहुत सारी जगह से लोग आ जाते हैं एंड ओवर क्राउडिंग हो जाता है, लोगों को ठीक से जॉब नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होती है एंड अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। ये सारे हो गए इकोनॉमिक में। एंड इन्वायरमेंटल क्या होंगे, जो पॉल्यूशन हो गया या फिर जो ओवर क्राउडिंग हो गए, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, अनहेल्दी कंडीशन है, इंडस्ट्रियलाइज्ड सेक्टर से जो प्रॉब्लम्स होती है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सारे जो पोल्यूशंस है, ये क्या होंगे, एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस, ठीक है। उसके बाद 27th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्लासिफाई मिनरल्स इनटू टू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ मिनरल ग्रुप, मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ द थ्री मिनरल बेल्ट्स। इसमें काफी सारी चीजें आपको बोल दी गई है, तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे हम मिनरल्स को बांट सकते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक के एग्जाम्पल्स देने हैं, इनको डिस्क्राइब करना है, इनके ये जो मिनरल बेल्ट्स है, 3 मिनरल बेल्ट्स है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, उसके बाद साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इन रीजन्स के बारे में आपको जो है 2 फीचर्स मेंशन करने हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल योर 5 मार्क्स क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन। एंड इसको अगर मैं एनालाइज करूं तो मैं इतना बता सकती हूँ, जो 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो यहाँ पे सैंपल पेपर में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं जो रिपीट होते हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से करोगे, आप अच्छे से इसको कर लोगे, ओके। एंड राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंटेशन कैसे करना है इन क्वेश्चंस का, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट में है मैप क्वेश्चन, ठीक है, तो मैप, इंडिया मैप एंड वर्ल्ड मैप, इसको हम देखेंगे। सो फर्स्ट इज अ स्टेट हैविंग लो स्टेट विथ लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो अ स्टेट विथ लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अ स्टेट विथ हैविंग हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कहाँ पे है, गोवा में है। बैंगलोर मेगा सिटी, बैंगलोर को लोकेट करना है, मयूरभंज आयरन माइंस, जामनगर, कटनी, नेवली, ठीक है, ओके, इनको हम मार्क करते हैं। एंड यहाँ पे जो है इंडिया मैप है आपका, यस, तो अरुणाचल प्रदेश को लोएस्ट डेंसिटी गोवा यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है गोवा है, तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन वाला दिखा सकते हो। तो थर्ड है बैंगलोर, ठीक है, तो बैंगलोर यहाँ पे होगा कहीं पे, ठीक है, तो दिस इज बैंगलोर, ओके। उसके बाद आपको जो बोला गया था दैट इज दी मयूरभंज, ठीक है, मयूरभंज आयरन ओर माइंस कहाँ पे है, तो मयूरभंज है इन ओडिशा, तो यहाँ पे आपको मयूरभंज दिख जाएगा इस जगह पे, ओके। एंड जो है आपको नेवली भी मार्क करना था, तो नेवली कहीं यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद अगर देखो जामनगर जो ऑयल रिफाइनरी है, ये यहाँ पे है, जामनगर ऑयल रिफाइनरी, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जामनगर ऑयल रिफाइनरी यहाँ पे है, नेवली। एंड लास्ट जो है कटनी, कटनी कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है, सो हियर इज कटनी। तो 6 चीजें हो गई, यहाँ पे आपकी कटनी है, गुजरात के इस वाले पोर्शन में जो है जामनगर में जो है आपकी ऑयल रिफाइनरी, यहाँ पे जो है नेवली, एंड इसके बाद यहाँ पे है बैंगलोर, यहाँ पे जो है आपका
जो गोवा इसका यहाँ पे हो गया, यहाँ पे है मयूरभंज, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडिया मैप। उसके बाद हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, रीजन इन अफ्रीका प्रैक्टिसिंग नॉर्मैडिक हर्डिंग। नॉर्मैडिक हर्डिंग जो रीजन है कौन सा है, ये हो गया सहारा एरिया, ठीक है। तो मतलब रीजन इन अफ्रीका प्रैक्टिसिंग नॉर्मैडिक हर्डिंग, आपको क्या लिखना है, सहारा। तो यहाँ पे देखो सहारा यहाँ पे मार्क किया होगा, आपको बस यहाँ पे दिखाना है, दिस इज सहारा, ठीक है। सो ये वाला होगा सहारा रीजन। एंड उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दैट इज अब मेगा सिटी ऑफ एशिया। एशिया की मेगा सिटी कौन सी है, तो एशिया की मेगा सिटी इज टोक्यो, ठीक है। मेगा सिटी ऑफ एशिया जो जापान में है वो हो गया। रीजन ऑफ यूरोप प्रैक्टिसिंग कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग स्टेपीज। स्टेपीज में ग्रेन फार्मिंग होती है, ओके। मेगा सिटी ऑफ साउथ अमेरिका। मेगा सिटी ऑफ साउथ अमेरिका साओ पोलो होता है, और भी यहाँ पे देख लेते हैं ब्राजील भी है, बट यहाँ पे मार्किंग यहाँ पे है, तो ये हो गया साओ पोलो, ठीक है। यहाँ पे साओ पोलो। साउथ जो जो एशिया में जो आपकी मेगा सिटी है वो हो गया टोक्यो। काफी ज्यादा यही पूछा जाता है, मेगा सिटी ये एशिया का पूछा जाता है, जो है साउथ अमेरिका का पूछा जाता है, इनको अच्छे से करना। तो दिस विल बी टोक्यो एंड दिस विल बी साओ पोलो। यहाँ पे है स्टेपीज, ठीक है, स्टेपीज ग्रासलैंड यूरोप में है। एंड उसके बाद यहाँ पे हो गया सहारा। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज ई। ई कौन सा आपका क्वेश्चन है, दैट इज रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्रैक्टिसिंग सबसिस्टेंस गैदरिंग। सबसिस्टेंस गैदरिंग, तो ये कौन सा वाला पोर्शन है, देखो पहले, दिस इज नॉर्दर्न कनाडा, ठीक है। सो नॉर्दर्न कनाडा जहाँ पे प्रैक्टिस होता है ये, ओके। सो हमारे ये सारे वर्ल्ड मैप हो गए, जहाँ पे हमने देखा रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्रैक्टिसिंग सबसिस्टेंस गैदरिंग इन नॉर्थ अमेरिका इज नॉर्थ कनाडा। ये वाला जो होगा आपका साओ पोलो। यहाँ पे आपका होगा स्टेपीज। सिटी ऑफ मेगा सिटी ऑफ एशिया इज टोक्यो। एंड अफ्रीका प्रैक्टिसिंग नॉर्मैडिक हर्डिंग इज सहारा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फुल जियोग्राफी पेपर, फुल जियोग्राफी सैम्पल पेपर ऑफ 2020 एंड 21 ऑफ क्लास 12। जो इस चीज से जो एनालाइज मैं कर सकती हूँ, ये जो पेपर है मीडियम है, नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन थे जो 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो रिपीट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। बट 1 मार्क्स के देखे तो थोड़ा सा जो है इसमें डेप्थ में पूछा गया है। ओवरऑल पेपर मीडियम था, नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी हार्ड। मैप जो है बहुत ज्यादा इजी है, हमेशा से पूछे जाते हैं। तो एक मैप सीरीज मैंने बनाया है, आप उसको अच्छे से देख लेना, सारे मैप कर लोगे, ठीक है। एंड चैप्टर के वीडियोस एंड नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल में, तो वहां पे जाके देख सकते हो। टिल देन अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।